नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय इतिहास के बारे में। भारतीय इतिहास को परीक्षा की दृष्टि से निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है, जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। साथियों, प्राचीन इतिहास में हम लोग वैदिक युग से प्रारंभ करके आपका जितने भी भारतीय शासक हुए, इनमें मौर्य, आपका बहुत सारे शासकों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। मध्यकालीन इतिहास में हम लोग भारत पर जब मुस्लिम आक्रमण हुए तब से लेकर जब विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हो गया और मुस्लिम शासकों की शक्ति कमजोर हो गई, उनकी पकड़ भारत पर कमजोर हो गई, तब तक का इतिहास हम लोग मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे। और आधुनिक इतिहास के अंतर्गत हम लोग विदेशी कंपनियों का भारत पर कब्जा करने से लेकर भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने तक के इतिहास को हम लोग आधुनिक इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में समझेंगे। देखिए, मध्यकालीन इतिहास का वास्तविक टाइमलाइन 1206 से 1750 ईस्वी है। 1206 से थोड़ा पहले चले तो 712 ईस्वी में एक व्यक्ति था, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम, आप ये नाम याद रखेंगे, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत का एक हिस्सा था सिंध, सिंध पर आक्रमण किया और यहां के एक राजा थे दाहिर। इन्होंने दाहिर को हराया। परीक्षा में पूछा गया है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। और मोहम्मद बिन कासिम ने 713 ईस्वी में एक कर लगाया था जिसका नाम है जजिया कर। अब ये जजिया कर क्या होता है भाई? ये कर लगाया जाता है गैर मुस्लिमों पर। गैर मुस्लिमों पर लगने वाला टैक्स जजिया कर कहलाता है। जैसे उस टाइम पर सबसे मोस्टली कम्युनिटी यहाँ पर हिंदू रहती थी, तो अगर कोई हिंदू मंदिर वगैरह में पूजा करता है या कोई धार्मिक सम्मेलन, इन सब चीज़ों के लिए उसे मोहम्मद बिन कासिम को टैक्स देना पड़ता था। और ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था। तो पहला मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम था। और मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगर पूछे कि पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने जजिया कर शुरू किया था, तो वो था बलबन। देखिए, मैं परीक्षा की दृष्टि से आपको 2-3 चीजें समझा देता हूं जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। भारत के जो निवासी हैं हिंदू, सबसे पहले हिंदू शब्द अरबी लोगों ने प्रयोग किया था भारत के लिए। और दूसरा एक शब्द आप सुनते हैं हिंदुस्तान। शब्द हिंदुस्तान ईरान के लोगों ने यूज किया था। और इसके बाद अगर बात करें, भारत को इंडिया कहकर कौन संबोधित करते थे?
तो भारत को इंडिया कहकर संबोधित करते थे? यूनानी। यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा था। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा बड़ा शासक था, ये गजनी देश का शासक था, नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। ये 998 ईस्वी में गजनी देश का शासक बना था। 1001 से 1027 के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, और इसके कुछ आक्रमण सफल रहे, कुछ असफल रहे। इसने 1026 ईस्वी में एक मंदिर है, सोमनाथ मंदिर। ये मंदिर पड़ता है आपका गुजरात में। गुजरात में जगह है काठियावाड़। काठियावाड़ा में सोमनाथ मंदिर है, और उस टाइम पर गुजरात के शासक थे भीम फर्स्ट। तो हुआ कुछ यूं, महमूद गजनवी 1026 में गुजरात आता है, सोमनाथ मंदिर को लूटता है, और जो शासक भीम फर्स्ट थे वे इस हमले से डरकर भाग जाते हैं। सोमनाथ मंदिर उस समय के प्रसिद्ध मंदिरों में था, और इस मंदिर में बहुत सारा सोना, हीरा जवाहरात वगैरह लगा हुआ था। हजारों पुजारी वहां पर एक समय में पूजा किया करते थे। तो वो लोग पुजारी थे, और उन लोगों का उस समय पर ध्यान चल रहा था। तो समय को भांपते हुए महमूद गजनवी ने हजारों पुजारियों को मार दिया, मंदिर को लूट लिया, हीरे जवाहरात वहां से सब लूट लिया। ऐसा कहा जाता है कि 1001 से लेकर 1026 तक महमूद गजनवी ने जितनी भी लूटें की, उन लूटों में उसने जितना भी धन प्राप्त किया, सोमनाथ मंदिर का जो धन था वो उसकी तुलना में कई गुना ज्यादा था। और शायद इसी चीज की सजा ईश्वर ने इसको दी, और 30 अप्रैल 1930 को इसकी मलेरिया की वजह से मृत्यु होगी। अनेकों रोगों से ग्रसित था महमूद गजनवी, और उस टाइम पर मलेरिया वगैरह का इलाज भी नहीं शुरू हुआ था। कोई मतलब ऐसा कुछ था भी नहीं कि इसको आइडेंटिफाई कर सके। तो महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। गजनवी के साथ में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था जो इतिहास की दृष्टि से खास है, अक्सर परीक्षाओं में इसका जिक्र किया जाता है। उसका नाम था अलबरूनी। ये इसका दरबारी विद्वान था। अलबरूनी के बारे में भी कई सारी चीजें प्रचलित हैं। तो महमूद गजनवी के बाद हम लोग अलबरूनी को 1 बाय 1 समझेंगे। आप जितना भी मैं सब यहाँ पर लिखवाता हूँ, आप उस सबको वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए करें अपनी कॉपी पर। एक कॉपी और पेन आप साथ में रखें, और जितना भी कुछ यहाँ पर पढ़ा जाए आप सबका सब लिखें। नोट्स बनाने से फायदा होगा आपको परीक्षा में, वो सारी चीजें फटाफट याद हो जाएंगी, फटाफट रिकॉल हो जाएंगी। तो अगर बात करें अलबरूनी की, अलबरूनी ने 2 तरह की बुक्स लिखी थी। एक का नाम था किताबुल ए हिंद, किताबुल ए हिंद, और एक पुस्तक इसने लिखी थी तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। ध्यान रखना, इसने 2 बुक लिखी थी, और इन पुस्तकों में इसने
भारत में अपनी यात्रा का वर्णन किया था, भारतीय इतिहास को समझाया था अपने शब्दों में। देखो, ये जो दो बुक्स मैं आपको लिखवाई है, किताबुल हिंद और तहकीके हिंद, तो इनमें जो किताबुल हिंद है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि महमूद गजनवी का ही एक इतिहासकार था, उसका नाम था उत्बी। तो उत्बी ने भी दो पुस्तकें लिखी थी, इसकी बुक्स हैं, एक का नाम है किताबुल ए यामिनी, किताबुल ए यामिनी, ठीक है। दूसरी पुस्तक थी इसकी तारीख ए यामिनी, तारीख ए यामिनी। तो आप ध्यान रखना, किताबुल हिंद और किताबुल ए यामिनी, इन दो अलग अलग पुस्तकें हैं। इसने अलबरूनी ने तो लिखी थी ये हिंदुस्तान के बारे में किताबुल हिंद, और किताबुल ए यामिनी ये यमन के बारे में लिखी थी, किसने? उत्बी ने। तो आप इसको भी क्लियर कर लेंगे। अलबरूनी कहा जाता है संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था, इसने पुराणों का अध्ययन किया था, और ये पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। इसके बाद भी अनेकों मुस्लिम शासक आए, जैसे दाहिर ने भी पुराणों का अध्ययन किया था, लेकिन सबसे पहली बार किसने किया था? अलबरूनी ने। यह भी परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि टीसीएस जो है वो एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछता है पेपर में, और जीके को अगर पकड़ना है तो आप लोगों को इन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम अलबरूनी। इसके बाद हम लोग देखेंगे, अलबरूनी बहुत सारे विषयों में पारंगत था, जैसे आपका तर्कशास्त्र, खगोल विज्ञान, भूगोल और गणित का भी ज्ञाता था। तो ये था अलबरूनी के बारे में। खास व्यक्ति है, इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। तो यहां तक हम लोगों ने समझा महमूद गजनवी के बारे में कि उसने कैसे भारत पर आक्रमण किया और क्या कुछ उसकी जर्नी रही। परीक्षा में की दृष्टि से इतना काफी है। देखो, वैसे तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन अगर एक ओवरव्यू देखें तो इससे आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। मोहम्मद गोरी ये गौर देश का शासक था। और ये 1175 ईस्वी में भारत आया, और 1175 से 1206 तक इसने भारत पर हमले किए। सबसे पहला हमला इसका 1175 में एक जगह है मुल्तान, काफी संपन्न स्थान था, वहां पर इसने हमला किया था और मुल्तान को लूटा था। मुल्तान को उस समय पर स्वर्ण नगरी कहा जाता था। मुल्तान को कहते थे स्वर्ण नगरी। 1178 ईस्वी में 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया,
और गुजरात में उस समय पर शासक थे भीम सेकंड, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, बघेल भीम, या फिर इसी का दूसरा नाम है मूलराज सेकंड। तो एक ही व्यक्ति के तीन नाम हैं। मोहम्मद गोरी जो थे वो बघेल भीम से जैसे ही लड़े तो बघेल भीम ने गोरी को हरा दिया। तो महमूद गोरी उस समय पर हार गए और भारत में इनकी पहली हार थी। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने, एक शासक थे पृथ्वीराज चौहान, तो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के बीच दो युद्ध हुए जिन्हें हम लोग तराइन के युद्ध कहते हैं। तराइन के युद्ध। तो बेसिकली तराइन के दो युद्ध थे। प्रथम युद्ध और दूसरा था द्वितीय युद्ध। वैसे तो तराइन के तीन युद्ध थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच केवल दो युद्ध हुए। तीसरा युद्ध जो था वो आगे चलकर पढ़ेंगे हम लोग आधुनिक भारत में ही, सॉरी मध्यकालीन भारत में ही। तो तीसरा युद्ध हम तब पढ़ेंगे। फिलहाल प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध, दो युद्ध इन दोनों के बीच हुए। तो पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में विजयी हुए और मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरीके से हारे। देखो, जो भारतीय शासक थे वो लोग जैसे युद्ध में जीतते थे तो शत्रु को मौका देते थे कि वो पीठ दिखाकर भाग जाए या फिर मृत्यु स्वीकार कर ले। मोहम्मद गोरी जो था वो चालाक था, शातिर था बहुत ज्यादा, तो जान बचा के भाग लिया। पृथ्वीराज चौहान ने उसको छोड़ दिया, लेकिन इस धूर्त ने दोबारा से अपनी सेना इकट्ठी की और दोबारा से पृथ्वीराज चौहान पर हमला कर दिया और दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। अब मोहम्मद गोरी विजयी कैसे हुआ? क्योंकि इसकी सहायता की थी एक व्यक्ति थे जयचंद। असल में तो जयचंद पृथ्वीराज चौहान के ससुर थे। पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की पुत्री से विवाह कर लिया था, जिससे जयचंद नाराज थे और पृथ्वीराज चौहान का उस समय पर बड़ा दबदबा था, बड़ा बोलबाला था। जयचंद इनसे बहुत ज्यादा चिढ़ते थे और ये मौके में थे कि किसी भी तरीके से पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाएं, उनको मतलब बर्बाद कर दे, नष्ट कर दे। तो जयचंद ने मोहम्मद गोरी की सहायता की थी इस युद्ध में और पृथ्वीराज चौहान को हराया। तो तराइन के युद्ध के बाद, अच्छा इन दोनों युद्ध का समय भी समझ लीजिए। प्रथम युद्ध जो था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था 1192 में। तो आप 1191 में 1 से याद रख लेंगे प्रथम युद्ध और 2 से याद रख लेंगे द्वितीय युद्ध। ऐसे भी आप कुछ ट्रिक्स बनाकर याद रख सकते हैं। अब तराइन के युद्ध के बाद एक अगला युद्ध है जो कि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा और 1194 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध आप ऐसे याद रख सकते हो, जयचंद, चंद के साथ चंदावर, तो चंद के साथ चंदावर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। और ये कह सकते हैं कि चंदावर के युद्ध के बाद
भारत में मुस्लिम ताकत का वास्तविक उदय हुआ। मोहम्मद गोरी के बारे में कहा जाता है कि 1206 में एक समुदाय था जिसको हम लोग खोखर कहते हैं। खोखरों का विद्रोह हुआ। अब ये खोखर कौन है? खोखर है आपका पंजाब साइड के एरिया में जाट समुदाय। और अब ये दो भागों में बटा हुआ है फिलहाल तो, क्योंकि पंजाब के दो हिस्से हो गए थे जब भारत का पार्टीशन हुआ। तो पाकिस्तान वाले पंजाब के एरिया में खोखरों को मुस्लिम कम्युनिटी के अंतर्गत रखा जाता है। भारत में ये लोग सिख और हिंदू समुदाय में आते हैं। तो ये एक शक्तिशाली जनजाति थी, शक्तिशाली समुदाय था। और इस समुदाय के साथ मोहम्मद गोरी भिड़ गए। और मोहम्मद गोरी को इन खोखरों ने मारा था। पीटा किसे? मोहम्मद गोरी को, और उसकी हो गई मृत्यु। तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 को हुई थी। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे भारत में अलग अलग वंश चले, जैसे गुलाम वंश वगैरह, और क्या उनकी क्रियाकलाप थे, कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं उस समय की समझेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, जो भी सुझाव है उसको कमेंट करें, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको जीके की और गणित वगैरह की वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। और